हाँ जी, देखिएगा इंडेक्स 23 बोरिंग कॉस्ट। आज हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। देखते हैं इस इंडेक्स 23 के अंदर बोरिंग कॉस्ट में क्या था। आपने इंटर में भी कौन सा पढ़ा था? एएस 16 पढ़ा था बोरिंग कॉस्ट। ये ऑलमोस्ट वैसा ही था, ठीक है ना। कुछ एड ऑन चीजें हमने इस बार और पढ़ी थी इंडेक्स 23 के अंदर। तो देखो क्या क्या कहता है बोरिंग कॉस्ट। नाम से क्या पता चला है सर? बोरिंग कॉस्ट पैसा बोरो करने के रिगार्डिंग जो कॉस्ट हमको इनकर हो रही है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, है ना। तो ये बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। क्या क्या है सर? द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडेक्स 23 स्टेट्स दैट बोरिंग कॉस्ट that are directly attributable to the acquisition, construction और production, जिसको हम ACP बोला करते थे, of qualifying asset। जरूरी क्या इस इंडेक्स में पढ़ेंगे क्या? बोरिंग कॉस्ट भी किसके रिगार्डिंग? क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग। आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट दैट इज कैपिटलाइज्ड। मतलब क्या होगा? अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई पैसा बोरो किया है तो जो आपको बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है वो बोरिंग कॉस्ट क्या किया जाएगा? उस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, अब ये पता लगाना है कि कितना बोरिंग कॉस्ट आप क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, कितना बोरिंग कॉस्ट का पार्ट आप क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। फिर क्या कहा? अदर बोरिंग कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। हमें भी पता है सर, नॉर्मली बोरिंग कॉस्ट पीएल में चार्ज हो जाता है, लेकिन केवल और केवल कौन सा? क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग जो बोरिंग कॉस्ट इनकर होगा हम उसे क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। और वो भी कब तक? वो भी कंडीशन है कि कब तक होगा, याद है? एसीपी जब कंप्लीट हो जाएगा, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, वैसे ही हम कैपिटलाइज करना रोक देंगे। ओके, अब देखो बोरिंग कॉस्ट। सर बोरिंग कॉस्ट क्या होती है? These are interest and other costs that an entity incur in connection with the borrowing of the fund. Interest एंड अदर कॉस्ट। इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट तो सिंपल हुई है कि पैसा बोरो किया, तुम इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट की कॉस्ट। एंड अदर कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर इन कनेक्शन विद द बोरिंग। पैसा बोरो करने के रिगार्डिंग मान लो मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह तैयार कराना पड़ता है वगैरह, तो ये सब चीजें जो स्टार्टिंग का लोन लेते हैं तो स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग फीस लग जाता है, तो ये सारी कॉस्ट भी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगी। सर इसमें क्या क्या शामिल है? देखो इसमें 3 नाम अपन ने देखे थे, 1 2 3, राइट। ओके, फर्स्ट क्या थे? इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, EIR मेथड। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब वही IRR। अपन ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में पढ़ रखा है, अब तो अपन ने, है ना, अब तो अपने को और अच्छे से आता है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था डिबेंचर से, कोई 100 रुपए का डिबेंचर था, उस पे आप हर साल इंटरेस्ट कितना दे रहे हो? 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, और थर्ड ईयर के एंड में आप 110 रुपए पेमेंट करेंगे, रिडीम करेंगे 110 पे उसको। तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है। तो अब इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे बुक्स में? वो तो वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वही अमोर्टाइजेशन टेबल, जहां जहां हमें जरूरत थी लीज वगैरह के अंदर, वो सब वैसे ही काम करता है। तो ये हम क्या करेंगे सर? हम इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। 10 रुपए आप दे रहे हो, 100 रुपए पे दे रहे हो, फेस वैल्यू पे 10 रुपए दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 10% दे रहे हो, लेकिन इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पता करना होगा, मतलब IRR पता करना होगा। अब IRR हमारा आएगा कितना? यहाँ पे आया 13.05%। तो हम हर साल इंटरेस्ट का खर्चा कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 13.05% से रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, हमको पता है सर इंडेक्स के अंदर एक्रूअल सिस्टम ही चलता है, तो ये हमेशा इफेक्टिव रेट से ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंटरेस्ट का खर्चा। ओके, फिर उसके बाद दूसरा क्या? अब तो आप समझते हो ना। हाँ सर, अब हम ये चीजें समझते हैं। जब बोरिंग कॉस्ट पढ़ा था ना हमने, तो हमारी थोड़ी बहुत ऊपर से गई थी और मैंने कहा था आगे चल के समझ में आएगा, अभी तुम टेंशन मत लो। और अब तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फाइनेंस चार्जेस ऑन फाइनेंस लीज। लीज भी पढ़ लिया। तो सर लेसी के केस में जो होता है वो तो अपन डिफाइन करते ही नहीं है कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, बस लीज होता है, उसमें जो चार्जेस लग रहे हैं, जो खर्चा लग रहा है, वो फाइनेंस चार्जेस आपकी बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है। और अगर वो ऐसा खर्चा, वो फाइनेंस लीज जो आपने लिया वो क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग है, तो जो इंटरेस्ट का खर्चा होगा वो वही अमोर्टाइजेशन टेबल बनाकर, तो जो इंटरेस्ट का खर्चा होगा, फाइनेंस चार्ज होंगे, वो बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा और उसे कैपिटलाइज किया जाएगा। नाउ एंड लास्ट तीसरा क्या बोला? एक्सचेंज डिफरेंस। इसका अपन अलग से पूरा पढ़े थे। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरिंग टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट। इसको अपन पूरा डिटेल में पढ़े थे। कैसे कि मान लो मेरे को 1 लाख का $1 का मैंने लोन लिया। अच्छा, $1 क्यों लिया? आज की जो रेट चल रही है एक्सचेंज रेट, वो है $1 इक्वल टू ₹80। तो मेरे को 80 लाख रुपए चाहिए होंगे, तो मैंने क्या, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो 80 लाख रुपए बोरो कर लूं इंडिया में और इंडिया की इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग
पैसा इंटरेस्ट वगैरह पे कर दूं, या फिर मैं क्या करता हूँ फॉरेन करेंसी में लोन बोरो कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है फॉरेन करेंसी के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो, तब मेरे को वहां से फायदा मिल रहा हो। तो मैंने कहा 80 लाख करने ना मेरे को बोरो, 80 लाख रुपए की बजाय $1 लाख आप बोरो कर लो, और उस $1 लाख को आप 80 रुपए के हिसाब से होम करेंसी में कन्वर्ट कर लेना। ओके, अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको किसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा? फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो वहां पे अपने को कुछ बचत होती है, कुछ सेविंग हो रही है। फॉरेन करेंसी के अंदर जब हम बोरो करते हैं तो हमको इंटरेस्ट की कुछ सेविंग होती है, इस वजह से हम फॉरेन करेंसी में बोरो करते हैं। लेकिन रिस्क क्या अराइज हो जाता है सर? रिस्क ये अराइज हो जाता है कि अभी तो $1 = 80 है, बैलेंस शीट की डेट को $1 = 82 हो गया, तो $2 पर डॉलर का नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज लॉस। अब कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो एक्सचेंज लॉस है ना, उस एक्सचेंज लॉस को या तो कंप्लीट या उसका एक पार्ट हमें बोरोइंग कॉस्ट को कंसिडर करना था, बोरोइंग कॉस्ट कंसिडर करना था। ओके, एक्सचेंज लॉस को भी बोरोइंग कॉस्ट कंसिडर करना है। बोरोइंग कॉस्ट में शामिल है ये एक्सचेंज डिफरेंस। तो अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो कंप्लीट लॉस भी हो सकता है एज एन रिकॉग्नाइज एज एन बोरोइंग कॉस्ट, या उसका एक पार्ट भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उसको जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब। लेकिन दिमाग में क्लियर लगो कि अच्छा इस तरीके से अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस होता है, कोई हमने बोरोइंग किया, फॉरेन करेंसी बोरोइंग था, उस पर अगर हमको कोई एक्सचेंज लॉस इनकर हो रहा है तो उस एक्सचेंज लॉस का एक पोर्शन या हो सकता है कंप्लीट वैल्यू क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। देखेंगे एग्जांपल के साथ। अब बात आती है आखिर ये क्वालिफाइंग एसेट क्या है जिसके रिगार्डिंग आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। तो क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरली टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। इसको यूज करने लायक या सेल करने लायक बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इनकर होता हो, दैट इज क्वालिफाइंग एसेट। एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल है उसमें भी क्या बोला? प्रोवाइडेड डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज मेट, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ही इसकी सबसे मेन डेफिनेशन है। तो ऐसी कोई भी एसेट जिसको तैयार होने में, यूज करने के लिए और बेचने के लिए तैयार होने में क्या लगता है? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, दैट इज क्वालिफाइंग एसेट। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, पावर जनरेशन फैसिलिटीज हो सकता है, इवन इंटेंजिबल एसेट भी आपका क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जो आपने प्राइस अप्रिशिएशन पर्पस के लिए रख रखी है, और बेरर प्लांट। ओके, तो सर वो तो पीपीई के अंदर आएगा ना? बिल्कुल। नाउ फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट। क्या क्या नहीं होता? इन्वेंट्री प्रोड्यूस्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा इन्वेंट्री जिसको बनाने में कम टाइम लग रहा है। तो मैंने तो पहले ही कहा था, हमने तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए। फिर कहा फाइनेंशियल एसेट्स, ये कभी भी क्वालिफाइंग एसेट का पार्ट नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। फिर कहा एसेट रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड, जब तुमने खरीदा व्हेन एक्वायर्ड उसी टाइम वो रेडी टू यूज थी। आज मैंने अपन मान लो एक कार लेकर आए, है ना, एक कार लेकर आए, वो ऑलरेडी तैयार थी, उसमें और कुछ अपने को कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना। तो अब वो क्या थी सर? वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, वो ऑलरेडी रेडी टू यूज थी। ट्रक लेकर आए, ऑलरेडी खरीदा तभी वो तैयार था, ठीक है ना। तो वो अब अपने को क्या करना है? वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है। तो उसके रिगार्डिंग जो बोरोइंग कॉस्ट अगर हो भी तो उसे पीएनएल में चार्ज कर दिया जाएगा, उसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट नहीं था। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो। A company is in the process of developing computer software. Computer software intangible asset है. The asset has been qualified for recognition purpose. Okay, recognition purpose के लिए qualified होगी, मतलब development phase में है. However, the development of computer software will take substantial period of time to complete. अभी substantial period of time लगना है उसको completion में. Evaluate whether computer software can be termed as qualifying asset. Yes, बिल्कुल किया जाएगा, इसे qualifying asset treat किया जाएगा. आगे बढ़ते हैं। A real estate company, पूरा डिटेल में आप पढ़ लेना। A real estate company has incurred expenses for the acquisition of a permit. Permit मतलब license, allowing the construction of building. तो कोई रियल एस्टेट कंपनी था, इसने खर्चा किया परमिट लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए, allowing the construction of building, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए लाइसेंस ले लिया। It has also acquired equipment that will be used for the construction of various building. ओके, इसने एक इक्विपमेंट भी खरीदा है जो अलग अलग जो ये बिल्डिंग बनाएगा उसमें कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। Examine whether the borrowing cost on the acquisition of permit and the equipment be capitalized until the construction of building is complete. तो बिल्डिंग बनने के, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब तक एसीपी कंप्लीट होगा तब तक क्या ये जो परमिट का जो खर्चा हुआ है
या इक्विपमेंट का जो खर्चा हुआ है इसके रिगार्डिंग जो बोरोइंग कॉस्ट है क्या उसे कैपिटलाइज किया जाएगा? कहा देखो परमिट के रिगार्डिंग तो यस किया जाएगा क्योंकि वो बिल्डिंग बनाने के लिए ही किया गया था, ठीक है ना। लेकिन जो इक्विपमेंट है उसके लिए क्या बोल दिया गया? परमिट के लिए तो यस और इक्विपमेंट के लिए बोला नो। क्यों नो? क्योंकि इक्विपमेंट किसी आप एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए नहीं ले रहे हैं, उस इक्विपमेंट को आप अलग अलग बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप इसे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्वालिफाइंग एसेट का क्राइटेरिया मीट आउट नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोरिंग कॉस्ट सर कैपिटलाइज होगी कितनी? एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, मैंने कहा देखो दो तरह की बोरिंग्स होती है। एक तो स्पेसिफिक बोरिंग, इसका मतलब वो पैसा बोरो ही आपने इसलिए किया है ताकि वो क्वालिफाइंग एसेट खरीद सको, उस पे कंस्ट्रक्शन का काम कर सको, प्रोडक्शन का काम कर सको, तो ये होती है स्पेसिफिक बोरिंग। तो व्हेन फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, इट इज स्पेसिफिक बोरिंग। बोरिंग कॉस्ट इसमें सर एलिजिबल कितना है, कैपिटलाइजेशन कितना कर पाएंगे? तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट जितना भी आपको इनकर हो रहा है, क्योंकि वो आपने पैसा बोरो ही क्यों किया है, उसी पर्पस के लिए किया है। भले ही आप उसमें से कितना खर्चा कब कर रहे हो वो टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करना होता है, ठीक है ना। ओके, आपने आज बोरो किया, कंस्ट्रक्शन का काम 2 महीने बाद स्टार्ट किया, तब भी आज से ही वो मीटर चालू हो जाएगा कैपिटलाइज करने वाला। ओके, तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट माइनस, अब हो सकता है 2 महीने तक मैंने उसको यूज नहीं किया ना, तो 2 महीने तक मैंने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट इनकम मिला ना, ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, तो उसे मैं लेस कर दूंगा, वो बोरिंग कॉस्ट से मेरा अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये नेट अमाउंट मुझे कैपिटलाइज करना है। और नॉशनल बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड। नॉशनल मतलब इमेजिनरी, ये मेरा पैसा मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई क्वालिफाइंग एसेट के डेवलपमेंट में, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। अब मैं मेरा पैसा है तो मैं किसी को इंटरेस्ट तो देना नहीं है, तो मैं फिर भी इमेजिनरी सोच रहा हूँ कि अच्छा अगर मैं किसी से पैसा लेता तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता, तो ये ऐसा नहीं चलेगा ना। नॉशनल इंटरेस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा, नॉशनल बोरिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। फिर होती है जनरल बोरिंग्स। जनरल बोरिंग्स मतलब मैंने पैसा बोरो तो करके रख रखा है अलग अलग फैसिलिटीज से, फिर उसके बाद में डिसाइड कर रहा हूँ कि अच्छा इस पैसे का कितना पोर्शन किस चीज में लगने वाला है, तो ये कहलाएगी जनरल बोरिंग, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने बोरो नहीं किया था, बट फिर भी मैं कहाँ काम ले रहा हूँ, बट यूज इन द एसीपी ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, फिर भी उसको यूज कर रहा हूँ क्वालिफाइंग एसेट के एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन में। तो अब कितना कैपिटलाइज होगा सर? अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, कभी भी आपने अगर जनरल बोरिंग्स ले रखा हो तो आपको एक कैपिटलाइजेशन रेट पता करना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे पता करना है सर? इट इज सिंपली द WACC। और कैपिटलाइजेशन रेट पता करेंगे कैसे? वेटेड एवरेज कॉस्ट देख लो, किसका? जनरल बोरिंग्स का। किसका? जनरल बोरिंग्स का, स्पेसिफिक को छोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल जनरल बोरिंग्स कर दो। मतलब सर क्या हुआ, देखो मैंने मान लो 5 लाख का लोन ले रखा है 10% की रेट से, और 6 लाख का लोन ले रखा है 12% की रेट से, तो मैं क्या करूंगा, वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट मतलब क्या हो गया, 5 लाख इंटू 10%, 6 लाख इंटू 12%, ये आ गया वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट। ओके, और फिर डिवाइड बाय क्या कर दोगे, टोटल जनरल बोरिंग से 11 लाख से डिवाइड कर देना, सिंपल, ये आ जाएगा आपका कैपिटलाइजेशन रेट। ओके, हाँ सर बिल्कुल, अभी देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब। तो जनरल बोरिंग के केस में आपको कैपिटलाइजेशन रेट पता करना पड़ेगा, और फिर ये देखना पड़ेगा कि कितना आपको कैपिटलाइज्ड करना है, बोरिंग कॉस्ट का कितना पोर्शन आपको कैपिटलाइज करना है। तो डिपेंड करेगा खर्चा कब हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, कब हुआ है, टाइम फैक्टर, और उस पर आप अप्लाई कर देंगे क्या, कैपिटलाइजेशन रेट को। ओके, expenditures are reduced by any progress payment received and grant received in connection with the qualifying asset। qualifying asset के रिगार्डिंग अगर कोई आपको कुछ पैसा मिल जाता है, कोई प्रोग्रेस पेमेंट मतलब काम होता जाए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता जाता है ना कंस्ट्रक्शन का। ओके, मतलब सेल करने के लिए लगा रखा था मैंने, अब सेल होगा तो जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे कुछ प्रोग्रेस पेमेंट मिलता जाएगा, मतलब पार्ट पेमेंट मिलता जाएगा। अब पार्ट पेमेंट मिलता जाएगा या कोई गवर्नमेंट से कोई ग्रांट वगैरह मुझे मिल रहा है, तो उतना अमाउंट से मैं क्या कर दूंगा, अपना खर्चा का अमाउंट, एक्सपेंडिचर का अमाउंट कम कर दूंगा। एक्सपेंडिचर का, ये वाला जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है उसे क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन आएगा तभी पता चल पाएगा। अब देखो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके लिए अपन उनको समझ सकते हैं कि ये जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग पे काम कैसे करता है। अल्फा लिमिटेड on 1st April 2021 borrowed 30 lakhs at the rate 9% to finance the construction of 2 qualifying assets। ओके, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1st April 2021, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था, तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए उसी दिन से कैपिटलाइज करना चालू कर देंगे।
द लोन फैसिलिटी वाज अवेल्ड ऑन, लोन भी 1 अप्रैल को मिला। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। And was utilized as follows with the remaining fund invested temporarily at 7%। जितना पैसा यूज हुआ उतना ठीक है, बाकी पैसे को अपन ने 7% से टेम्परेरीली इन्वेस्ट कर दिया। ओके, तो दो पर्पस थे, एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग था और एक ऑफिस बिल्डिंग था। फैक्ट्री बिल्डिंग का टोटल खर्चा 10 लाख था और ऑफिस बिल्डिंग का टोटल खर्चा 20 लाख था। टोटल 30 लाख रुपए का इसीलिए लोन लिया था। इसका मतलब सर ये स्पेसिफिक बोरिंग है? बिल्कुल ये स्पेसिफिक बोरिंग है। अब क्या था उसमें से 5 लाख और 10 लाख तो कब खर्च हो गए? 1 अप्रैल को ही खर्च हो गए। ओके, इसका मतलब 15 लाख रुपए तो लग गए। बाकी 15 लाख रुपए आपने क्या किए होंगे? टेम्परेरीली इन्वेस्ट कर दिए होंगे। किस रेट से इन्वेस्ट किए होंगे सर? 7% से इन्वेस्ट किए होंगे। 15 लाख रुपए 7% से इन्वेस्ट किए। कितने टाइम के लिए? जब तक नेक्स्ट वाला खर्चा नहीं हो जाता। नेक्स्ट वाला खर्चा कब हुआ था? 1 अक्टूबर को हुआ। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने के लिए पैसा क्या हुआ है? इन्वेस्ट हुआ है। ओके, तो 15 लाख रुपए 7% की रेट से 6 महीने से आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो ये टेम्परेरी इनकम हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया है। इससे आप क्या करेंगे? अपनी बोरिंग कॉस्ट को कम कर लेंगे। अब बोरिंग कॉस्ट पता कर लो कितना कैपिटलाइज होना है। तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कितना है सर? जितना खर्चा हुआ है। फैक्ट्री बिल्डिंग 10 लाख रुपए खर्च हुआ है, तो 10 लाख पे 9%। ओके, और ऑफिस बिल्डिंग पे के रिगार्डिंग कितना? 20 लाख ऑफिस बिल्डिंग पे टोटल खर्चा हुआ है, तो 20 लाख इंटू 9%। ओके, 90,000 और 81 सर पूरे 12 महीने के लिए? बिल्कुल पूरे 12 महीने के लिए। सर ये खर्चा तो 1 अक्टूबर को हुआ था ना, 5 लाख और 10 लाख। मैंने कहा भैया स्पेसिफिक बोरिंग है। आपने खर्चा कब किया दैट डजंट मैटर, आपने बोरो कर लिया ना, बोरिंग कॉस्ट का मीटर चालू है ना ऑब्वियसली, और ये आपके एसेट का कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। ओके, नहीं भी होता तो भी होता, हाँ ठीक है। ओके, अब सुनो, 90,000 और 1 लाख, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग है ना, 90,000 और 1,80,000 रुपए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से लेकर खर्चा कब कर रहे हो वो एक अलग मैटर है ना, चालू होने से लेकर बनने तक का खर्चा कैपिटलाइज किया जाएगा। अब टोटल खर्चा कितना? 90,000 और 1,80,000। इन्वेस्टमेंट इनकम कितना हो गया सर? 6 महीने के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया था। कितने? आधे अमाउंट 5 लाख और 10 लाख। इससे बोरिंग कॉस्ट को क्या कर लिया जाएगा? कम कर लिया जाएगा। और बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना आएगा? 72,500 और 1,45,000। अब कोई बताए कि भैया बताओ एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई? अब तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे 10 लाख रुपए तो खर्च हुए थे, प्लस ये 72,500 जो बोरिंग कॉस्ट थी जिसे आप कैपिटलाइज करने को बोल रहे थे, ये भी तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अब फैक्ट्री बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट बैलेंस शीट में कितना शो होगा? 10,72,500। ऐसे ही ऑफिस बिल्डिंग 20 लाख तो तुमने बनाने में खर्च कर दिए, और 1,45,000 का क्या था? बोरिंग कॉस्ट था, जिसे तुम क्या करने वाले हो? कैपिटलाइज करने वाले हो। तो 41,45,000 की टोटल ऑफिस बिल्डिंग अपनी बुक्स में शो होंगी। नाउ नेक्स्ट देखो, फिर हमने यहाँ पे बात की थी पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन कब से चालू होगा, बीच में सस्पेंड भी होगा क्या, कब सेसेशन हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली रोक दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा कैपिटलाइज करना। तो ये देखो कमेंसमेंट कब होगा सर? कमेंसमेंट है, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन बिगिन व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या क्या? 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चालू कर देते हैं। क्या क्या कंडीशंस है? एक्टिविटीज that are necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale have been undertaken। मतलब activities undertaken मतलब activities चालू हो गई है ना, उसको क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट, काम चालू हो गया है। अब काम चालू मतलब सच एक्टिविटीज नॉट ओनली इंक्लूड फिजिकल वर्क, एक्चुअली ऑन स्पॉट काम करना जरूरी नहीं है, बट ऑल्सो इंक्लूड टेक्निकल वर्क, लीगल एंड रजिस्ट्रेशन वर्क, साइट प्रिपरेशन, प्लानिंग एटसेट्रा। ये सब भी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होंगी। मतलब एक्चुअली तुम कहोगे अच्छा बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग तो अभी तो नींव ही नहीं रखी, तो नींव नहीं रखना वो नहीं है भैया, टेक्निकल वर्क चालू हो गया है, उसको जमीन को चेक करने लग गए हैं कि हाँ ये बनी कितना बनेगा, किस हिसाब से इस पर बिल्डिंग बनाया जाएगा वगैरह वगैरह, कितना लोड सेंस कर सकता है, हर जमीन का अलग अलग होता है ना। तो वो सारी चीजें काम एक्टिविटीज के अंदर आएंगी, और एक्टिविटीज अंडरटेकन मतलब वो एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, पेपर वर्क स्टार्ट हो गया ना। फिर एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट हैज बीन इनकर्ड। अच्छा दूसरा क्या बोला? एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट हैज बीन इनकर्ड। दूसरा पॉइंट में बोला अच्छा क्वालिफाइंग एसेट पर भी खर्चा लगना चालू हो गया हो, तुमने बिल्डिंग के लिए सामान मंगवाना वगैरह चालू कर दिया हो, बनाने के लिए वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया हो। फिर कहा बोरिंग कॉस्ट इज आल्सो इनकर्ड। पैसा बोरो करना तो ये तो बहुत रिक्वायरमेंट है, वरना किसको कैपिटलाइज करूंगा? तो बोरिंग कॉस्ट इज इनकर्ड, ऑलरेडी तुमने लोन ले रखा हो। तो ये तीनों जब एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी, ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तब तुम क्या कर पाओगे?
कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर पाओगे, कमेंस कर पाओगे, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चालू कर दोगे। ओके सर, इससे पहले का बोरिंग कॉस्ट, मान लो मैंने लोन 2 महीने पहले से ले रखा हो तो क्या करूंगा भैया? लोन अगर तुमने 2 महीने पहले से ले रखा है और अभी तक कोई भी काम चालू नहीं किया, कोई टेक्निकल वर्क नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट वर्क नहीं करना चालू किया, तो भैया तब तक कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे, तब तक का बोरिंग कॉस्ट पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा। ओके सर, नेक्स्ट देखो, सस्पेंशन। ये बोरिंग कॉस्ट का मीटर तुमने चालू तो कर लिया, लेकिन ये सस्पेंड कब हो जाएगा? मान लो कंस्ट्रक्शन करते करते बीच में क्या हो गया, किसी वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गया। अब वो किसी वजह से में कारण क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, लेबर स्ट्राइक। ओके, मतलब क्या लेबर स्ट्राइक तुम्हारे और हमारे हमें को पहले से पता था? नहीं सर, हमें पता नहीं था, ये तो सडन कॉज हो गया जिस वजह से ऐसा हो गया। ओके, तो आपको उस टाइम में कैपिटलाइज करना, क्या करना होगा? शुड बी सस्पेंडेड, रोक देना होगा उस ड्यूरेशन में। मान लो 2 महीने लेबर स्ट्राइक चली, तो 2 महीने तुम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो। अच्छा, सडन कोज था, फिर भी हाँ, एक्टिव डेवलपमेंट, काम रुक गया ना, लेकिन मान लो काम इस वजह से रुके, नॉट किस वजह से, टेम्परेरी डिले हुआ हो, नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैंने बताया था ना, जैसे फ्लाईओवर बन रहा है, इंटर में भी आप पढ़ते थे, फ्लाईओवर बन रहा है, सॉरी पुल बन रहा है ना, ऐसा पुल बन रहा है। अब पुल बन रहा है तो क्या होगा? अब पानी पे पुल बन रहा है ना, तो पुल बन रहा है तो भैया जो मानसून के 2 महीने हैं उस टाइम पे वो काम रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि नदी में पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, तो 2 महीने काम रोकना पड़ेगा। तो ये जो टेम्पररी डिले हुआ है वो नेसेसरी पार्ट था उस कंस्ट्रक्शन का, वो तो होगा ही होगा। तो ऐसे केस में आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना सस्पेंड नहीं करेंगे। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबर स्ट्राइक में होगा, याद रखना है ना। ओके, सेसेशन मतलब कब आप कैपिटलाइज करना सीज कर देंगे, रोक देंगे? कब? व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। मतलब क्या हुआ? अगर जितनी भी एक्टिविटीज कंप्लीट, सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गई, मतलब आप उस एसेट को यूज करने लायक और सेल करने लायक ऑलमोस्ट बना चुके हो। मान लो बिल्डिंग बन चुकी है, कलर वलर होना बाकी है, कोई बात नहीं जी, होता रहेगा। 2 महीने बाद करवाने, 6 महीने बाद करवाने, करवाते रहना तुम। उसके लिए ऐसा नहीं कि बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते रहोगे, नो। सब्सटेंशियली काम पूरा हो गया, दैट मींस अब आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक देंगे। उसके बाद जो भी बोरिंग कॉस्ट इनकर होगी, जो भी बोरिंग कॉस्ट का खर्चा होगा, उसे पीएनएल से चार्ज करना होगा। ओके सर, मान लो एक सोसाइटी बना रहे हैं, उसमें अलग अलग विंग है, विंग ए, विंग बी। विंग ए रेडी टू यूज और सेल है, विंग बी अभी भी चल रही है, बन रही है। तो मैंने कहा भैया विंग ए के रिगार्डिंग जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो वहां पर कैपिटलाइज करना रोक दी जाएगी, सीज कर दी जाएगी। लेकिन विंग बी के रिगार्डिंग जो भी बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है उसे अभी भी कैपिटलाइज करना कंटिन्यू करना है। ओके, वही फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग वाली बात। फैक्ट्री बिल्डिंग मान लो पहले बन गई, ऑफिस बिल्डिंग बाद में बनेगी, तो फैक्ट्री बिल्डिंग के रिगार्डिंग तो तुम रोक दो, ऑफिस बिल्डिंग पे भी कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा। ओके, ये एग्जांपल था कि भैया अपन एक नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरिंग। द की डेट्स आर एज फॉलोज। अलग अलग डेट्स है, आपको ये बताना है कि आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना कब से चालू करना है। तो 15 मई को लोन ले लिया था, लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इनकरिंग। ओके, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, पहला कंडीशन कमेंसमेंट के लिए। दूसरा कंडीशन टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस, मतलब एक्टिविटीज इनकर्ड। ओके, एक्टिविटी स्टार्टेड हो गया। और 19 जून को क्या हो गया? एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इनकरिंग, खर्चा करना तुमने प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर दिया है। 18 जुलाई को कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क ठक 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 चालू कब हुआ? 18 जुलाई को। मैंने कहा ठक 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 छोड़ो, अगर तुमने खर्चा ये 3 एक्टिविटी 3 कंडीशंस पूरा कर दिया है तो यस, तुम बोरिंग कॉस्ट को इस दिन से ही कैपिटलाइज कर सकोगे। तो 19 जून से तुम क्या कर पाओगे? 19 जून से तुम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर पाओगे। और उससे पहले का तुमने लोन कब लिया था? सर लोन तो हमने 15 मई को ही ले लिया था, तो 15 मई से लेकर 18 जून तक का जो भी खर्चा होगा बोरिंग कॉस्ट का, वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एक्स लिमिटेड हैज अ treasury department that arranged fund for all the requirement of the company including fund for the working capital and expansion program। कोई कंपनी है जिसका डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, भैया वो पैसे का अरेंजमेंट करता है सब चीजों के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए भी वही करता है, एक्सपेंशन अगर कुछ करना हो उसके लिए भी वही पैसे का अरेंजमेंट करता है। During the year ended 31 March 2022, the company commenced the construction of qualifying asset and incurred the following expenses। 31 मार्च 2022 को इसने
कंस्ट्रक्शन चालू किया क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग, और खर्चे किए कौन कौन से, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 1 जुलाई को और 1 दिसंबर को। ओके, डिटेल्स ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर एज अंडर, हमने लोन ले रखा है। अच्छा एक बात बताओ, ये स्पेसिफिक बोरिंग है कि जनरल बोरिंग है? सर जनरल बोरिंग है, स्पेसिफिकली कोई क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं लिया। हम लोग पूल बनाते हैं, पैसा अरेंज करता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट और उसको जहां मर्जी होता है वहां पे खर्च करता है, तो ये जनरल बोरिंग्स है। ओके, तो ये आपका जनरल बोरिंग्स कितना रहा साल भर में? एवरेज बैलेंस आपको बता रखा है 10 लाख और 5 लाख है, लॉन्ग टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन 15 लाख रुपए, और इंटरेस्ट कितना लगा? 1 लाख और 65,000। कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, तो इसके लिए अपने को पहला क्या करना पड़ेगा? अगर जनरल बोरिंग है तो कैपिटलाइजेशन रेट पता करना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आएगा सर? कैपिटलाइजेशन रेट आता कैसे है? आप देख लो कि आपको इंटरेस्ट कितना इनकर हो रहा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन द जनरल बोरिंग, दैट इज द वेटेड एवरेज भी बोल सकते हो आप इसको। ओके, कितना बनेगा सर? हाँ जी, कितना बनेगा? 10 लाख, 1 लाख और 65,000, टोटल कितना? 1,65,000 है, और टोटल बोरिंग कितनी है जनरल बोरिंग्स? 15 लाख। 1,65,000 डिवाइड में 15 लाख कितना आएगा? 11% ऑन एन एवरेज लग रहा है सर, 11% ऑन एन एवरेज, भाई तो कैपिटलाइजेशन रेट है। अब कितना कैपिटलाइज करना है वो देखना है, तो कैपिटलाइज करना है कितना डिपेंड करता है खर्चा कितना हुआ, कब हुआ, उस पर रेट को अप्लाई करना है। तो 2.5 लाख का खर्चा हुआ था कब? 2.5 लाख का खर्चा हुआ 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई से लेकर मार्च तक कितना जाएगा सर? मार्च तक 9 महीने जाएंगे, तो 2.5 लाख पे 9 महीने का 11% इंटरेस्ट लगा देना। ओके, और 1 दिसंबर 3 लाख रुपए 4 महीने के लिए लगा देना, तो 11% 4 महीने के लिए जो भी बोरिंग कॉस्ट हो रहा है टोटल, उसे आप क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। डन, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 31,625। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जनरल बोरिंग्स क्या क्या है? बैंक लोन है, टर्म लोन है, और ये दो तो जनरल बोरिंग हो गया। अच्छा, ये स्पेसिफिक बोरिंग हो गया 2 लाख रुपए का। ओके ठीक है, जनरल बोरिंग स्टार्टिंग में भी 1 लाख थे और लास्ट में भी 1 लाख, और स्टार्टिंग और में भी 3 और लास्ट में भी 3, मतलब एवरेज बैलेंस इनका 1 लाख और 3 लाख ही है। ओके, और जनरल बोरिंग्स देखते हैं जब से लिया होगा, कब से लिया देखते हैं। 14% डिबेंचर वर इश्यूड टू द फंड टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई 2021 को लिया, ओपनिंग में नहीं था, 1 जुलाई को लिया। बट द डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैज येट टू बी स्टार्टेड। ओके, तो आपने लोन तो ले लिया है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज येट टू बी स्टार्टेड बोला। ऑन 1 अप्रैल 2021 बीटा लिमिटेड बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। 1 अप्रैल को ही चालू हो गया था भैया, 1 अप्रैल को ही चालू हो गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, बीइंग अ क्वालिफाइंग एसेट। ओके, यूजिंग द existing borrowings. Okay, expenditure on qualifying asset are 50,000 रुपए 1 अप्रैल को खर्च हुआ, 2.5 लाख रुपए 1 जनवरी को खर्च हुआ। कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, तो क्या कहा? 14% डिबेंचर इज अ स्पेसिफिक बोरिंग फॉर द ऑफिस बिल्डिंग since activity is yet to be started, so borrowing cost on 14% डिबेंचर would not be capitalized। बोला ना, तीनों काम पूरा होना जरूरी था। आपने बोरिंग कॉस्ट तो इनकर कर लिया स्पेसिफिक बोरिंग, लेकिन उसके रिगार्डिंग बिल्डिंग बनना तो चालू ही नहीं हुआ, तो बिल्डिंग को तो छोड़ दो भैया। तो ये स्पेसिफिक बोरिंग तो हो गया साइड में, ये तो आपने लिया ही ऑफिस बिल्डिंग के लिए था, और ऑफिस बिल्डिंग के लिए तो बोल दिया था डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैज येट टू बी स्टार्टेड। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो भी बोरिंग कॉस्ट होगा कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, डिबेंचर्स के रिगार्डिंग उसे P&L में चार्ज कर दिया जाएगा। ओके, बोरिंग कॉस्ट अब जनरल बोरिंग से लिए देखना है, तो जनरल बोरिंग से लिए पहले तो एवरेज रेट पता करो। एवरेज कितना? 2 तरह के लोन थे, 1 लाख का, 3 लाख का, जो भी इंटरेस्ट रेट था मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लो, डिवाइड बाय टोटल जनरल बोरिंग से डिवाइड कर दो, इनटू 100 करोगे, एवरेज रेट आ जाएगा, और उस एवरेज रेट दैट इज द कैपिटलाइजेशन रेट को आप यूज करेंगे किसके लिए? ये पता लगाने के लिए बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज करना है। तो उसके लिए क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द क्वालिफाइंग एसेट इनटू टाइम फैक्टर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट। टाइम फैक्टर कितना? कब खर्चा हुआ था? खर्चा कब कब हुआ था सर? 1 अप्रैल को हुआ था 50,000 रुपए का, और 2.5 लाख का कब हुआ था? 1 जनवरी को हुआ था। ओके, तो अप्रैल को हुआ था, उस पे तो पूरे 12 महीने का लग जाएगा टाइम फैक्टर 50,000 पे, तो और जो 2.5 लाख हुआ था वो जनवरी को हुआ था, तो 3 महीने का लगेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। डन। चलिए सर, बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है। चलिए फिर हमने फेस किया था ये वाला क्वेश्चन। के लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 7 लाख। तो कोई नया बिल्डिंग बना रहे हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 लाख लगेगा, कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को चालू हो गया है।
टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक लोन। अच्छा स्पेसिफिक बोरोइंग है 2 लाख का, हाँ 2 लाख का 9% है। कब लिया, कब लिया होगा 1 अप्रैल को ही मान के चलते हैं अपन तो, और पहले ले रखा है अगर मान लो तो भी कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को चालू है तो हम तो कैपिटलाइज करना 1 अप्रैल से ही चालू करेंगे। कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग लोन, तो सर ये जनरल बोरिंग्स है, बिल्कुल ये 7 लाख और 9 लाख के जनरल बोरिंग्स है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन वाज 1 अप्रैल को कितना खर्चा हुआ सर, 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ 1 अप्रैल को। 7 लाख एस्टिमेशन था, 2 लाख का तुमने स्पेसिफिक बोरिंग ले रखा था। अब 2 लाख जो, अच्छा पहले खर्चा किस में से मानना है, स्पेसिफिक में से मानना। तो 1 अप्रैल को जो तुमने खर्चा किया वो स्पेसिफिक वाले में से हुआ होगा, तो 2 लाख में से 1.5 लाख तो तुमने इस टाइम खर्च कर दिए। अब इस 1.5 लाख पे कितना लगेगा सर, 9% खर्चा हो गया ना। स्पेसिफिक के लिए वैसे भी नहीं देखना होता ना, स्पेसिफिक के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू हो गया ना, मतलब बोरिंग कॉस्ट का मीटर चालू हो गया, ठीक है। तो 1.5 लाख 9%, 10 महीने से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने सर, 10 महीने से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का कब कंप्लीट हो गया, 31 जनवरी को कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद तो कैपिटलाइज किया ही नहीं जाएगा ना, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो फैब और मार्च के तो कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने 10 महीने स्पेसिफिक बोरिंग के लिए भी, सर स्पेसिफिक बोरिंग था ना तो भी क्या हो भैया, कंस्ट्रक्शन चालू होने से लेकर बंद होने तक का ही कैपिटलाइज करना है, तो केवल 10 महीने का कैपिटलाइज मैंने किया। फिर क्या था, फिर 1 अगस्त को 2 लाख रुपए और खर्च हुए, तो मैंने कहा 2 लाख में से 50,000 तो स्पेसिफिक वाले थे, तो 50,000 पे 9% कितने महीने के लिए लगेगा, पूरे 10 महीने के लिए लगेगा। 10 महीना क्यों, ये तो 1 अगस्त को खर्चा हुआ है ना, भले ही खर्चा 1 अगस्त को हुआ हो। बोरिंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चालू हो गई थी ना 1 अप्रैल को, तो अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक तब पूरे 10 महीने का ही चार्ज होगा। स्पेसिफिक बोरिंग पे टाइम फैक्टर नहीं लगता, जितने टाइम के लिए बोरिंग्स है कंस्ट्रक्शन चालू होने से लेकर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक का, वो सारा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया जाता है, जनरल बोरिंग्स के लिए देखा जाता है वो। ओके, इसका मतलब बाकी 1.5 लाख, 2 लाख में से 50,000 स्पेसिफिक के खर्चा हुआ, तो 1.5 लाख जनरल बोरिंग में से खर्चा हुआ। जनरल बोरिंग्स पे कैपिटलाइजेशन रेट लगाओगे इनटू टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर कितना लगा सर, अगस्त में जो खर्चा हुआ है ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी 6 महीने के लिए क्या किया जाएगा, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाएगा। 3.5 लाख का खर्चा हुआ 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने के लिए, और जनवरी 1 जन को जो खर्चा हुआ उसके लिए 1 महीने के लिए। सर आपने ये फर्स्ट बाद में लगाया था ना, मैंने कहा ये बाद में लगाया था, क्यों, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा था। अब हमने कहा कि देखो पहला कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ था, 1 अप्रैल को चालू हुआ था, डेट क्या थी 1 अप्रैल, तो हमने क्या मान लिया सब में 1 तारीख से ही कंसिडर कर लिया था। ओके, अपने को भी ऐसे ही करने के आना एग्जाम में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, और एंट्री भी पास कर दो फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ चीजें लिखवाई, मैंने कहा सिंस द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट गिवन वी एज्यूम द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। हमने मान लिया कि महीने की पहली तारीख को खर्चा हुआ है। फॉर एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट स्पेसिफिक बोरिंग आर यूज्ड फर्स्ट, मैंने कहा था अभी बोला भी था, कोई खर्चा हो रहा है तो पहले ये मानना स्पेसिफिक बोरिंग में से हो रहा है। सिंस कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 31st जन, सो कैपिटलाइजेशन पीरियड इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जन। 10 महीने का था, इसलिए स्पेसिफिक बोरिंग पे तो 10 महीने की ही बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। फॉर स्पेसिफिक बोरिंग डेट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा कब कर रहे हो इज नॉट रेलेवेंट फॉर द कैपिटलाइजेशन पर्पस, एंड फॉर जनरल बोरिंग्स डेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रेलेवेंट फॉर डिसाइडिंग टाइम फैक्टर फॉर द कैपिटलाइजेशन। ये अपन ने सब लिख लिया था। नाउ स्टेप नंबर 1 क्या करना था, जनरल बोरिंग्स के लिए कैपिटलाइजेशन रेट निकालना था, तो 7 लाख पे 12%, 9 लाख पे 11% का खर्चा हो रहा है, वेटेड एवरेज बोरिंग्स। ओके, और डिवाइड बाय 7 लाख और 9 लाख अपन ने कर दिया। मैंने एक और तरीका बताया, मैंने कहा बेटर, हाँ एक और तरीका क्या, ये देखो एक तरीका ये भी, टोटल फाइनेंस कॉस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन पीरियड तो केवल 10 महीने का था ना, बिल्कुल। तो 7 लाख पे जो 12%, 7 लाख का जो जनरल बोरिंग है उस पे जो 12% लग रहा है, 7 लाख का जनरल बोरिंग जिसपे 12% लग रहा है, कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए देखो 10 महीना। 9 लाख पे जो 11% लग रहा है कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए देखो कितना, 10 महीना, है ना। डिवाइड बाय, लेकिन उस केस में क्या करना, 7 लाख है, 7 लाख को क्या करना, इंटू 10/12 कर देना, और प्लस 9 लाख को इंटू 10/12 कर लेना। मतलब जो बोरिंग्स है उस पे भी टाइम फैक्टर को यूज करना है। टाइम फैक्टर दोनों जगह यूज करना है, अगर न्यूमरेटर में यूज करे और डिनोमिनेटर में भी यूज करना है। टोटल फाइनेंस कॉस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। ओके, तो सर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है।
चलिए 11.4375%। ओके डन। बेटर क्या, अभी दूसरा वाला ठीक है, टाइम फैक्टर लगा के कर सकते हो आप। अब देखो आगे। अच्छा सर याद कैसे रहेगा, अरे कुछ नहीं, मैंने देखो राउंड किया ना, 12% और 11%, केवल वही एक्स्ट्रा था न्यूमरेटर में। बाकी 7 लाख इंटू 10/12 ऊपर भी था नीचे भी था, 9 लाख इंटू 10/12 न्यूमरेटर में भी था और डिनोमिनेटर में भी था। ओके चलिए अब देखो सर कैपिटलाइज कैसे करेंगे। देखो स्पेसिफिक बोरिंग पे तो सोचना ही नहीं है, स्पेसिफिक बोरिंग पे तो 1.5 लाख और 50,000 दोनों पे ही, मतलब पूरे 2 लाख रुपए पर आप क्या करेंगे, 9% लगाएंगे, पूरे 10 महीने का लगाएंगे। अच्छा लेकिन जो जनरल बोरिंग्स है उसमें देखना खर्चा कब कब हुआ, 1.5 लाख हुआ, फिर 3.5 हुआ, फिर 1 लाख हुआ। रेट कौन सा, कैपिटलाइजेशन रेट लगेगा, टाइम फैक्टर लगेगा। अगस्त में हो रहा है तो 6 महीना, अक्टूबर में हो रहा है 4 महीना, जैन में हुआ तो 1 महीना। जितना भी बोरिंग कॉस्ट है उसका लिस्ट आउट करके टोटल कर देना, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब एंट्री क्या होगा, तो सर एंट्री होगा बिल्डिंग बन रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बिल्डिंग कितने की बनी, जितना खर्चा हुआ, जितना खर्चा हुआ, पहले 1.5 लाख का खर्चा हुआ, फिर 2 लाख का खर्चा हुआ, फिर 3.5 का खर्चा हुआ, फिर 1 लाख का खर्चा हुआ ऑन द कंस्ट्रक्शन, वो तो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट होगा ही होगा, प्लस बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट होगा। तो बिल्डिंग अकाउंट की डेबिट होगा जितना खर्चा हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन में वो भी, और दूसरा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, टोटल अमाउंट से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। ओके टू बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टू बैंक कर सकते हैं, और आप चाहें तो टू बैंक और टू लायबिलिटी फॉर द बोरिंग कॉस्ट भी किया जा सकता है, टू लोन भी कर सकते हैं। किसके लिए, बोरिंग कॉस्ट वाले अमाउंट के लिए। आपको लगता है कि नहीं जी मैंने बोरिंग कॉस्ट अभी तक पे नहीं किया, जो भी एजम्पशन अपना रख सकते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं we assume borrowing cost is paid, otherwise create a liability for interest payable 37,875 to interest payable लिख देना बस। ओके फिर हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया था, एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट अ न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग 1 सितंबर 2021 को बना रहे हैं। ओके 1 सितंबर 2021 को विच कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर 2021। ओके सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 4 महीने। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस भी आपको दे रखे हैं, 4 महीने में कितना कितना खर्चा हुआ। नो स्पेसिफिक बोरिंग, कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं था। ड्यूरिंग द ईयर द एंटिटी हैड इश्यूड 10% debenture with a face value of 20 lakh and had an overdraft 5 lakh which increased to 750 in the December 2021. Interest was paid on overdraft 15% until 1st October and the rate was increased to 16%. Okay, मतलब ये 4 महीने भी बड़ा गोलमाल था, इन 4 महीने में भी बड़ा गोलमाल था। सबसे पहले तो क्या हुआ, एंटिटी ने इश्यू कर रखे क्या, डिबेंचर्स 10% वाले, फेस वैल्यू 20 लाख रुपए का। ओके वो तो कंप्लीट टाइम के लिए इश्यू कर रखे होंगे बिल्कुल। फिर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया 5 लाख का, वो जो कि दिसंबर में बढ़ के 7.5 हो गया। ओके तो मतलब सितंबर में तो 5 का था, अक्टूबर में भी 5 का था, नवंबर में भी 5 का ही था, लेकिन दिसंबर में 7.5 हो गया। ओके लेकिन इंटरेस्ट का रेट अक्टूबर में चेंज हो गया। ओके अक्टूबर में चेंज हो गया, मतलब सितंबर में तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी कितनी, 5 लाख, और रेट था 15%। फिर 1 अक्टूबर से चेंज हो गया तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो 5 लाख थी, लेकिन रेट कितना हो गया, 16% हो गया। फिर 5 लाख 16%, और फिर लोन का अमाउंट 7.5 लाख और 16%। इस तरीके से हमको फाइंड आउट करना था। ओके तो कैपिटलाइजेशन रेट पता करना था, केवल कैपिटलाइजेशन रेट, और कुछ नहीं करना था। तो फाइनेंस कॉस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना, सर कंस्ट्रक्शन पीरियड 4 महीने चला, तो स्पेसिफिक बोरिंग में भी हम ये देखेंगे 20 लाख, 20 लाख इंटू 10% जो भी था 4 महीने के लिए हमने देख लिया, डन। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे हमने अलग अलग देखा कि 5 लाख 1 महीने के लिए, फिर 5 लाख 1 महीने के लिए, फिर 5 लाख अगेन 1 महीने के लिए, फिर 7.5 लाख 1 महीने के लिए, रेट 15 16 16 16। ओके ये हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट आ गया ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। फिर हमको क्या करना था, डिवाइड किससे करना था, वेटेड एवरेज बोरिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो मैंने कहा था देखो आंसर अगर ये वाला क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही करके आना, कैसा, 20 लाख रुपए का, 20 लाख को क्या करोगे, 4 महीने में से पूरे 4 महीने यूज किया, 5 लाख को तुमने 4 में से 3 महीने यूज किया, और 7.5 लाख को तुमने क्या किया, 4 महीने में से केवल 1 महीने यूज किया। ये तुम कैपिटलाइजेशन रेट पता करके आ जाना, कितना, जो भी वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट आएगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट, नहीं वेटेड एवरेज बोरिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। बट मैंने कहा था
क्या आप इसे ऐसा भी करके आ सकते हैं? सही क्या है सर? 20 लाख रुपए 4/12, क्योंकि टाइम फैक्टर क्या लगेगा? टाइम फैक्टर तो अपने को वही यूज करना चाहिए ना, ये 4/12 यहाँ पे यूज किया तो डिनोमिनेटर में भी 4/12, फिर आप 1/12 1/12 1/12 और फिर 1/12, तो 5 लाख के लिए तो कितना 3 महीने रहा, तो 3/12 और 7.5 के लिए कितना 1/12 आप यूज कर देंगे और इससे वेटेड एवरेज बोरिंग आ जाएगा और कैपिटलाइजेशन रेट आप इस बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैंने कहा था लॉजिक ये है, बट क्वेश्चन की डिमांड इतनी थी कैपिटलाइजेशन रेट और एक्चुअली सॉल्व कैसे कर रखा है, इस तरीके से सॉल्व कर रखा है, तो आप इस तरीके से ही सॉल्व करके आना। फिर मैंने बताया था कि एक्चुअली होना ऐसा चाहिए भैया, टाइम फैक्टर दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे जाके ये लोग चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं और जरा डिटेल में खैर नहीं जाऊंगा, इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। टाइम फैक्टर होना चाहिए था ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है उसके हिसाब से, और फिर जब खर्चा हो रहा था, जब हम कैपिटलाइज करने जाते तो जो खर्चा हुआ है इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर अगेन लगना था मेरे वाले केस में। अब इनके वाले केस में क्या होगा, खर्चा हुआ इनटू कैपिटलाइजेशन रेट हो जाएगा, टाइम फैक्टर फिर नहीं लगेगा, टाइम फैक्टर फिर नहीं लगेगा। ओके खैर छोड़ो, इसको याद करना क्या कि बोरिंग्स तो वैसे ही कि जितना तुमने लोन लिया है, जितना रेट है और कौन से ड्यूरेशन के लिए तुमने लोन लिया है। बोरिंग कॉस्ट 4 महीने थे कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो 4 महीना, स्पेसिफिक के लिए तो पूरा 4 महीने एक साथ हो गया, जनरल के लिए मेरे को एक एक महीना करना पड़ा क्योंकि कभी अमाउंट लोन का अमाउंट चेंज हो रहा था, कभी रेट चेंज हो रहा था, है दोनों ही 4 महीने के लिए। और डिवाइड बाय क्या करना है, वेटेड एवरेज बोरिंग्स कर देना है, लेकिन बड़ा ध्यान रख के 20 लाख 4 महीने में से 4 महीने रहा, 5 लाख 4 महीने से 3 महीने रहा और 7.5 लाख 4 में से 1 महीने रहा, ये याद रख के आपको करके आना है। चलिए डन है, बिल्कुल सर। अब ये एक और टॉपिक रह जाएगा, क्या एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट, तो कर लें क्या फटाफट से। देखो एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट, इसमें क्या है सर, फॉरेन करेंसी बोरिंग था, मान लो एग्जांपल लिया $1000 तुमने बोरिंग किया $1000 5 साल के लिए। ओके, इंटरेस्ट रेट इंडिया में 12% है, यूएस में 5% है, इसीलिए तुम यूएस में बोरो कर किए हो। एक्सचेंज रेट आज $1 ₹80, एक साल बाद $1 में 85 रुपीज है। अब ऐसे केस में क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट सीख लो, क्वेश्चन एक बार तुम खुद रिवाइज करना। हमने क्या कहा था, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द फॉरेन करेंसी बोरिंग्स, अगर तुम $1000 बोरो करते हो तो रेट क्या लगेगा सर, 5% लगेगा। ओके, और आज इस पे अच्छा 5% लगेगा, तो $1000 पे तुम 5% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, तुमको पे कब करना है सर, एक साल बाद पे करना है, 85 रुपीज के हिसाब से तुम क्या करोगे, इसको पे करोगे, क्योंकि तुम्हें डॉलर पे करना होगा ना, तो उस टाइम तुमको डॉलर खरीदना पड़ेगा। उस टाइम डॉलर का रेट चल रहा है कितना, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, $1 इक्वल टू 85 रुपीज। ओके, तो मुझे इतने रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इंडिया में बोरो करता वही अमाउंट $1000 मतलब किसके इक्विवेलेंट है, आज 80 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए अगर मैं इंडिया में बोरो करता तो मेरे को रेट पड़ता 12%, तो 80,000 पे 12% कितना 9,600, तो मतलब फॉरेन से मैंने लोन लिया, इस वजह से मैंने कितने रुपए की सेविंग कर ली, 5,350 रुपए की मैंने सेविंग कर ली है। ओके, लेकिन मुझे दूसरी तरफ नुकसान भी हो गया एक्सचेंज लॉस का, जो $1000 का लोन था वो 80 रुपीज की जगह मैंने क्या किया, अभी एक्सचेंज लॉस कितना हो गया 85, मतलब मेरे को 5 रुपए का नुकसान हो गया। अगर मैं आज लोन का पेमेंट करूं तो मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर डॉलर, 5,000 रुपए का एक्सचेंज लॉस हो गया। अब मुझे पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट ये देखना है कि इस 5,000 एक्सचेंज लॉस का कितना पोर्शन कैपिटलाइज करना है, कितना पोर्शन मुझे कैपिटलाइज करना है। ओके, इसको भी तुम ही मानोगे, बिल्कुल कितना करना है, मैंने कहा देखो तुम बचा कितना लिए 5,350, तो इतना अमाउंट तक तो तुम कैपिटलाइज करोगे, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मानोगे तुमने अगर इंडिया में बोरो करते तो 5,350 रुपए का लगता कि नहीं लगता, बोरिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता, तो ये जो लॉस हुआ है ना 5,000 का, वो तुम बोरिंग कॉस्ट का ही पार्ट मानो, 5,350 रुपए तक तुम बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मान सकते हो, उसके ऊपर एक्सचेंज लॉस ही माना जाएगा। मान लो तुमको 6,000 का एक्सचेंज लॉस हो जाता तो 650 का तो एक्सचेंज लॉस ही माना जाता, 5,350 बोरिंग कॉस्ट का पार्ट माना जाता, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। ओके, तो सर कैसा एक्सचेंज डिफरेंस जब आता है, एक्सचेंज लॉस आया मान लो, तो ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट एट द लोअर ऑफ द फॉलोइंग, कितना, या तो एक्सचेंज लॉस जो कि अपने एग्जांपल में भी 5,000 था, या बोरिंग कॉस्ट इन द फंक्शनल करेंसी मतलब होम करेंसी माइनस एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इन द फॉरेन करेंसी। ओके, मतलब तुमने जितना इंटरेस्ट बचा लिया सिंपली,
ओके, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा 5,350 या 5,000 वो बोरिंग कॉस्ट क्या किया जाएगा, का पार्ट माना जाएगा। ओके, और बाकी को उससे ऊपर अगर एक्सचेंज लॉस होता तो उसे एक नॉर्मल एक्सचेंज लॉस मानते हुए P&L में ट्रांसफर कर देते। अच्छा, एक्सचेंज गेन, सर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। गेन हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लॉस हो रहा है तो उस एक्सचेंज लॉस को आप बोरिंग कॉस्ट का पार्ट कंसिडर करेंगे। चलिए डन। रिमेनिंग एक्सचेंज लॉस का मैंने आपको बता ही दिया कि उसे क्या माना जाएगा, सिंपल P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके सर, आज तो मान लो तुमने एक्सचेंज लॉस को क्या मान लिया, इफ एक्सचेंज लॉस वाज ट्रीटेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट, तुमने बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मान लिया। अगले साल तुमको क्या हुआ, एक्सचेंज गेन हुआ सेम बोरिंग के रिगार्डिंग, तो तुम क्या करोगे, तो डिडक्ट करना उस एक्सचेंज गेन को फ्रॉम द इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट। तो उस एक्सचेंज गेन का जो अमाउंट होगा ना, तुम बोरिंग कॉस्ट में से क्या कर देना, कम कर देना। ओके, पहले जो बोरिंग कॉस्ट माना था उतना अमाउंट से तुम क्या करना, अब अभी अगर तुमको एक्सचेंज गेन हो रहा है तो तुम उतना अमाउंट से क्या कर देना, बोरिंग कॉस्ट में से वापस कम कर देना। कैसे होगा, कल क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए रिवीजन में इतना ही, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। हाँ जी, देखिएगा लास्ट क्लास में हमने बोरिंग कॉस्ट को डिस्कस किया था और अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में भी पढ़ तो लिया था कि एक्सचेंज लॉस को भी क्या करना है, अपने को बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मानना है, लेकिन कितना अमाउंट डिपेंड करता है कि एक्सचेंज लॉस कम आ रहा है या वो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कम आ रहा है। कौन सा इंटरेस्ट का डिफरेंस, अगर आप फॉरेन में बोरो करते हैं तब, या इंडिया में, या यूं कहूं फंक्शनल करेंसी में बोरो करते हैं तब। ओके नाउ अब देखो, ये एग्जांपल हो गया था क्या, नहीं यहां से ही करना था। एबीसी लिमिटेड हैज टेकन अ लोन, कितने का, $20,000 का इसने लोन लिया था 1 अप्रैल 2021 को, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ प्लांट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम पेबल ऑन एनुअल बेसिस। ओके, 1 अप्रैल को रेट दे रखा है डॉलर का 45 और 31 मार्च को बोला $1 इक्वल टू 48। इंटरेस्ट रेट इंडिया में कितना है, 11%। अच्छा, 11 की जगह 5 में मिला तभी इसने फॉरेन में बोरो किया। कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड। ओके, तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड के लिए मुझे पहला अमाउंट तो चाहिए एक्सचेंज लॉस का। एक्सचेंज लॉस कितना हो रहा है, तो $20,000 है, $20,000 पे ₹3 के हिसाब से $60,000 का मेरे को नुकसान हो रहा है एक्सचेंज लॉस का। ओके, एक्सचेंज गेन नहीं हो रहा है ना, 45 की जगह 48 होने का मतलब है ₹3 ज्यादा देने पड़ेंगे। ओके, फिर दूसरा अमाउंट मुझे देखना पड़ता है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट कितना है, बोरिंग कॉस्ट इन फंक्शनल करेंसी और बोरिंग कॉस्ट इन द फॉरेन करेंसी। अगर मैं इंडिया में बोरो करता तो $20,000 और आज का डॉलर का रेट कितना है 45, तो 20,000 इंटू 45 रुपीज बोरो करता और उसमें मुझे 11% का इंटरेस्ट चार्ज होता। लेकिन मैं फॉरेन में अगर बोरो किया तो $20,000 पे मेरे को 5% इंटरेस्ट चार्ज होगा और उसको फिर मेरे को इंटरेस्ट कैसे देना पड़ेगा, 48 रुपीज के हिसाब से देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट तो एट द एंड होगा और एट द एंड $1 इक्वल टू 48 है। ओके, तो सर 48,000 का मुझे पेमेंट करना होगा, तो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ। अगर मैं फंक्शनल करेंसी में लोन लेता, होम करेंसी में लोन लेता, रुपीज में ही लोन ले लेता, तो 51,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे एक्स्ट्रा पड़ता। अब कहा कि भैया फिर एक काम करो, 60,000 एक्सचेंज लॉस हो रहा है, 51,000 तुम्हारा इंटरेस्ट पड़ता ही पड़ता है एक्स्ट्रा, तो इस 51,000 को तो तुम क्या मान लो, अपनी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट मान लो, उसे कैपिटलाइज कर लो। तो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट कितना है तुम्हारा 48,000 और 51,000 जो एक्सचेंज लॉस है, एक्सचेंज लॉस तो टोटल 60 था, उसमें से 51,000 क्या कर लो तुम, हाँ जी, बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट मान के कैपिटलाइज कर लो। टोटल 99,000 कैपिटलाइज हो जाएगा और बाकी बचा 9,000 बिल्कुल P&L में चार्ज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें एक साल से थोड़ा ज्यादा के लिए। $1,000 है, अभी रेट कितना चल रहा है 40 रुपए, तो या तो $1,000 बोरो कर लो या 40,000 रुपए बोरो कर लो। इंडिया में बोरो करते हो 12% पड़ेगा, यूएस में बोरो करते हो 4% पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इफ एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2022 कितना है, $1 इक्वल टू ₹50। $1 किसके बराबर है, 50 रुपए के बराबर है। तो बताओ क्या होगा सर, अभी तो 40 से बाद में 50 हो जाएगा, 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 रुपए इंटू 1,000, 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। एक्सचेंज लॉस तो 10,000 है। अब देखना है डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट। बताओ फंक्शनल करेंसी में अगर हम बोरो करते तो हमारा इंटरेस्ट कितना पड़ता है सर, फंक्शनल करेंसी में बोरो करते तो जो अमाउंट होता है वो 40,000 होता है। 40,000 पे इंडिया में रेट है 12%, तो 40,000 का 12% लगता।
ओके, कितना 4800। ओके, और अगर मैं यूएस में बोरो कर रहा हूँ तो $1000 बोरो कर रहा हूँ, उस पर मेरे को 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो $1000 का 4% $40, और $40 का मैं पेमेंट कैसे करूंगा, अभी रेट कितना चल रहा है ₹50 के हिसाब से, तो $40 इंटू 50 2000। ओके, कितना बचा लिया मैंने देखा जाए तो इंटरेस्ट ₹2800 का मेरे को सेविंग हो गया, क्योंकि मैंने फॉरेन में बोरो किया। अब मुझे कैपिटलाइज कितना करना होगा, बोरोइंग कॉस्ट कितना मानना होगा, एक्सचेंज लॉस टोटल 10,000 है, इस 10,000 में से 2,800 तुम क्या मान लोगे, सर 2,800 तो हम बोरिंग कॉस्ट मान लेंगे और बाकी एक्सचेंज लॉस मानते हुए P&L में चार्ज कर देंगे बस। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, दो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है तुम्हारा फॉरेन करेंसी बोरिंग 2,000 रुपए, वो तो है ही, प्लस ये 2,800 रुपए भी आप क्या मान लेंगे, एक्सचेंज लॉस टू द एक्सटेंट एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट, टू द एक्सटेंट एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट, ये भी आप क्या मान लेंगे, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मान लेंगे। तो 4800 रुपए बोरिंग कॉस्ट हो गया, बाकी का जो डिफरेंस है 10,000 माइनस 2,800 वो P&L में चार्ज होएगा। डन। ओके, फिर अगली बार बोला कि व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट इफ द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2023 इज $1.48। अगले साल, उससे भी अगले साल है ना, 31 मार्च 2023 को पिछली बार 50 था क्लोजिंग में, इस बार कितना है 48 है, तो सर ₹2 का फायदा हो गया, ये तो ₹2 का फायदा हो गया, एक्सचेंज गेन हो गया। अब अगर इनिशियली एक्सचेंज गेन होता तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन एक्सचेंज लॉस को तुम बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मान लिया, उसके बाद एक्सचेंज गेन हो रहा है, तो भैया उतना एक्सचेंज गेन को तुम्हारी बोरिंग कॉस्ट में से क्या करना होगा, कम करना होगा, वो भी प्रोपोर्शनेटली देखना। अच्छा कैसे, सर ₹2 का फायदा हो रहा है $1,000 पे, तो $1,000 इंटू ₹2 2,000। अब ये एक्सचेंज लॉस जो अपन ने माना था ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट अप टू द लास्ट ईयर, वो था ₹2,800। ओके, तो एक्सचेंज गेन 2,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट अभी कितना आ रहा है अपना सर, $1,000 पे 4% के हिसाब से, और अभी रेट चल रहा है 48, तो मैं ₹1,920 दूंगा टू बी कैपिटलाइज, लेकिन उसमें से क्या हो जाएगा, ठीक है 1920 है, और वो जो आपने पहले बोरिंग कॉस्ट किया था ना ₹2,000 का, वो इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक्सचेंज गेन को क्या करना है, बोरिंग कॉस्ट का जो मतलब जो एसेट की वैल्यू तुम ऐड कर रहे हो ना, उसी में से क्या कर देना, लेस कर देना। ये 1920 तो कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन वो जो 2,000 है वो एसेट की वैल्यू में से क्या हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, फिर कहा अगर फोर्थ पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट, व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट अगर एक्सचेंज रेट कितना हो 44 हो, अच्छा 48 ना होगी, कितना हो 44 हो, तो ₹6 का फायदा हो जाएगा, ₹6,000 का फायदा हो जाएगा। लेकिन पिछली बार तो मैंने लॉस तो कितना बुक किया था, ₹2,800, तो मैक्सिमम कितना गेन मैं डिडक्ट कर सकता हूँ, सर जितना मैंने पहले लॉस माना था मैक्सिमम उतना गेन ही आप क्या कर सकते हो, बोरिंग कॉस्ट में से डिडक्ट कर दोगे। ओके, रिमेनिंग एक्सचेंज गेन का क्या करोगे, P&L में ट्रांसफर कर दोगे बस। और एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, वही $1,000 4% और ₹44 के हिसाब से। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट इफ $600 was paid on 31st March 2022 and exchange rate on 31st March 2023 is $1 equal to 44। भाई ये मानो कि आपने पिछली बार $600 का पेमेंट कर दिया और अब अगर 44 हो रहा है तो अब क्या होगा, मैंने कहा अच्छा पिछली बार अगर मैंने पेमेंट कर दिया था तो पिछली बार का तो मामला वहीं पे निपट गया था, अभी आउटस्टैंडिंग कितना है 400, तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट $400 पे कितना आ रहा है, $400 इंटू 4%, और रेट कितना 44 के हिसाब से देना पड़ेगा, ये तो हुआ एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब मुझे गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सर मेरे को पिछली बार ₹50 था, इस बार ₹44, तो गेन हो रहा है ₹6 का, ₹6 $1,000 पे नहीं, ₹6 कितने डॉलर पे, 400 पे, क्योंकि $600 का तो पेमेंट हो गया था ना, तो अभी एक्सचेंज गेन कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आएगा। ओके, तो ₹2400 का मुझे गेन हो रहा है। अब मुझे ये देखना है कि कितना मुझे लेस करना है बोरिंग कॉस्ट में से। तो सर पिछली बार तक तो एक्सचेंज लॉस आपने 2800 माना था, मैंने कहा अरे भैया 2800 तो $1,000 पे था, $400 पे कितना था 1120, तो 1120 तक का एक्सचेंज गेन तो तुम क्या कर देना, बोरिंग कॉस्ट में से कम कर देना, बाकी का P&L में ट्रांसफर कर देना, समझे क्या, पक्का। चलिए नेक्स्ट देखो, ये तो इजी था, $1,000 है, 40 का 41 हो गया, पहली बार में ही 40 का क्या हो गया 41 हो गया, तो भैया तो गेन है, अच्छा लॉस, सॉरी लॉस ये है ना, माय मिस्टेक, तो ये तो लॉस ही है भाई, तो सब फिर सेम ही, तो फिर क्या फर्क पड़ गया इसमें, ₹1,000 का एक्सचेंज लॉस आ गया, इंटरेस्ट का डिफरेंस 3,160 आ गया, तो तुम क्या करोगे, सर इस बार डिफरेंस ज्यादा आ गया, तो कोई बात नहीं जी, जितना एक्सचेंज लॉस है 1,000 उतना ही तुम क्या कर लोगे
बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मान लोगे, उससे ज्यादा थोड़ी ना मान सकते हो। बस इसमें एक थी कि भैया इसमें एक्सचेंज लॉस कम था और इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा था, तो एक्सचेंज लॉस तक ही आप क्या मान सकते हैं, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मान सकते हैं। डन। चलिए, और अगर ऐसा क्वेश्चन करवाता है जिसमें पहली बार में गेन आता तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं। ओके, जितना एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है बस वो कैपिटलाइज हो जाता और जो एक्सचेंज गेन है वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता। डन हो गया सर, बचा हुआ रिवीजन भी हो गया। अब क्वेश्चंस। कौन सा इंडिया से? अरे नंबर देखना पड़ रहा है। अच्छा बोला था क्या? फिर वापस देख रही है। अच्छा अच्छा, वापस जा रही थी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इंडिया 23 बोरोइंग कॉस्ट। देखो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स में ही काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, ठीक है ना। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अ कंपनी डील इन द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, it prepare and sell various milk product like ghee, butter and cheese. The company borrowed funds from bank for manufacturing operation. The cheese takes substantial longer period to get ready for sale. इन सारी इन्वेंट्रीज में से केवल एक चीज है जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है इनके अकॉर्डिंग। See whether borrowing costs incurred to finance the production of inventory that have a long प्रोडक्शन पीरियड बी कैपिटलाइज। क्या उसके लिए जो बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है क्या उसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा? आंसर का इंडिया डज नॉट रिक्वायर द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट फॉर इन्वेंटरी दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस। However, interest capitalization is permitted as long as the production cycle take a substantial period of time, as with the cheese. तो चीज को भैया सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तैयार होने में, तो यस उसके रिगार्डिंग आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, सी के मॉडल से ही आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस। फिर क्या कहा सर, ये हमारे नोट्स में भी था, कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। याद आया? एसेट हैज बीन क्वालिफाइड फॉर द रिकॉग्निशन पर्पस, इंटेंजिबल एसेट था, याद करो। बताओ क्या ये क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा? यस, इंटेंजिबल एसेट को अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तैयार होने में तो क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें ये नहीं दे रखा था बस, एनालाइज वेदर मैनेजमेंट इंटेंशन शुड बी कंसीडर्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ द एसेट एज अ क्वालिफाइंग एसेट। मैनेज एनालाइज, क्या मैनेजमेंट का इंटेंशन भी कंसीडर किया जाएगा, शुड बी कंसीडर्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ द एसेट। हाँ सर, वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो मैनेजमेंट पे ही छोड़ रखा था वैसे भी, तो कहा यस मैनेजमेंट शुड assess whether an asset at the date of acquisition is ready for its intended use or sale। कौन बताएगा कि वो ready to use है या ready to sell के लिए intended to its intended ready for its intended use or sale। इसके लिए भैया पहले से मैनेजमेंट ही तो बताएगा कि भैया वो रेडी है कि नहीं है। The asset might be a qualified asset depending on how management intend to use it। For example, when an acquired asset can only be used in the combination with a larger group of fixed asset or was acquired specifically for the construction of one specific qualifying asset, the assessment of whether the acquired asset is a qualifying asset is made on combined basis। जैसे अपन ने वो एग्जांपल नहीं पढ़ा था कि वो एक इक्विपमेंट खरीदा था, वो तो सब में काम आ रहा था, तो वो सब में काम आ रहा है अगर कोई कोई चीज, तो भैया फिर वो उसके रिगार्डिंग आपको कैपिटलाइज नहीं करना। लेकिन वो स्पेसिफिकली उसी पर्पस के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कोई चीज खरीदी हो एक पर्टिकुलर के, तो यस उसका खर्चा बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइज करना है। तो क्या डिपेंड करता है, तो मैनेजमेंट ही बताएगा ना कि वो सबके काम आ रहा है कि वो एक के काम आ रहा है, क्या है ना, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? अपना एग्जाम्पल यही तो था जो शॉर्ट में मैंने लिखवाया था, $20,000, रेट 5%, अभी 545 फिर 48 और इसका 11%, सेम वही एग्जांपल है ना। और 99,000 और 51,000, याद है 60,000 एक्सचेंज लॉस, तो 9,000 को अपन क्या 9,000 को पेंडल में डाल देंगे और 51,000 को बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मान लेंगे। वही क्वेश्चन है सेम, बिल्कुल वहीं से लिखवाया था। ये भी कर लिया अपन ने फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग वाला, बिल्कुल। ये सर वापस क्यों दिए फिर आपने? अरे बताने के लिए कि भैया वो सीएम मॉड्यूल से ही थे, कर लिए अपन ने, ठीक है ना। बस पहले लिखवाए थे ताकि अपने नोट्स मेंटेन हो जाएं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद सर ये करवा दिया क्या? ये शायद नहीं करवाया है। 1 अप्रैल 2021
ए लिमिटेड टुक 8% लोन 50 लाख रुपए का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ए which is repayable after 6 years on 31st March 2027. The construction of building was completed on 31 मार्च 2023. अच्छा, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 31 मार्च 2023 को कंप्लीट हुआ. ओके, तो कंस्ट्रक्शन जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे. A Limited started constructing a new building B in year 2023-24. अच्छा, फिर बिल्डिंग B चालू कर दिया. A कंप्लीट हो गया तो B चालू कर दिया. For which he used his existing borrowing. अच्छा, existing borrowing को उसने वहां पे यूज कर लिया. फिर ये स्पेसिफिक बोरिंग का हुआ. He has outstanding general purpose loan. अच्छा, जनरल पर्पस लोन भी है 25 लाख का. Interest on which is payable 9% और 15 लाख on interest on which is 10%. Okay. Recommend whether the specific borrowing should be transferred to the general borrowing pool once the respective qualifying asset is completed. जब लिया था तब तो स्पेसिफिक ही था. जब लिया था बिल्डिंग ए बनाने के लिए तब तो भाई लिया यही था कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ए. अब उसके बाद उसको तुम बी के लिए भी यूज कर रहे हो. भाई ए का हो गया, फिर लोन चले जा रहा है, बी के लिए भी यूज कर रहे हो. तो क्या कहा? यस, इफ स्पेसिफिक बोरिंग वर नॉट रीपेड वंस द रिलेवेंट क्वालिफाइंग एसेट वाज कंप्लीटेड, दे बिकम जनरल बोरिंग फॉर एज लॉन्ग एज दे आर आउटस्टैंडिंग. जिस चीज के लिए लिया था वो स्पेसिफिक था. अब उसके बाद बिल्डिंग बी बना रहे हो और वही वाला लोन यूज कर रहे हो बिल्डिंग ए वाला, तो भैया वो फिर जनरल बोरिंग से स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है. द बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग एसेट आर द बोरिंग कॉस्ट are those borrowing costs that would have been avoided if the expenditure on the qualifying asset had not been made. भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है कि अगर मैं वो क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा नहीं करता तो ये लोन भी नहीं लेना पड़ता. कोई अवॉइड किया जा सकता है. If cash was not spent on other qualifying asset, it could be directed to repay this specific loan. Okay. Thus, borrowing cost could be avoided. This one, ठीक है. ऊपर वाली लाइन ही इंपॉर्टेंट थी मेन. तो चलिए आगे देखो. तो भी वो P&L में तो चार्ज होना ही था. जब तक लोन का पेमेंट नहीं कर देते, कंस्ट्रक्शन तो तुम्हारा तो कंप्लीट हो गया. अब जब तक लोन का पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो P&L में ही चार्ज होता रहेगा. कैपिटलाइज तो होना नहीं है. अच्छा, फिर इनका कहने का मतलब है कि बिल्डिंग बी के लिए जब हम देखेंगे तो उसको स्पेसिफिक बोरिंग का पार्ट माने या जनरल बोरिंग का. क्योंकि जनरल बोरिंग का मानोगे तो कैपिटलाइजेशन रेट के थ्रू जाएगा, है ना. कैपिटलाइज तो होगा लेकिन कैपिटलाइजेशन रेट के थ्रू होगा, और स्पेसिफिक होगा तो भैया डायरेक्ट होगा. फिर बस इतना सा फर्क आ जाएगा. सर ये क्वेश्चन कर लिए? हाँ, ये क्वेश्चन कर चुके हैं. 1000 1000 3000 3000. नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन. ये क्या कहता है? सर आज तो जल्दी हो जाएगी फिर क्लास. आज तो बहुत जल्दी करवा रहे हो. देखो ये इंडेक्स था भी आसान, इतना कोई टिपिकल नहीं था, है ना. और मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको लिखवा दिए थे इसलिए. अच्छा, क्योंकि लिखवाए बिना ये इंडेक्स समझ में ही नहीं आता, इसलिए वो जरूरी थे वो क्वेश्चन को उसी टाइम करवाना. चलिए तो अब देखो. मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया? 3 शिप फॉर इट्स फ्लीट ऑन 1 अप्रैल 2010. ओके, 10 मान लो. ओके, 3 शिप का ऑर्डर किया. ठीक है. It pay a down payment of 25% of the contract value of each of the ship out of the long-term borrowing from a scheduled bank. Okay, कोई बोरिंग था बैंक से, उसमें से पेमेंट कर दिया 25%. तो मतलब वो तो जनरल बोरिंग हो गया ना. The delivery has to commence from the financial year 2027. मतलब कंस्ट्रक्शन तब तक जाते हुए खत्म होगा फिर तो. On 1st March 2022, the shipbuilder informed that it has commenced production of 1 ship. अच्छा, 1 मार्च 2022 को इसने चालू किया कंस्ट्रक्शन. तो एक्टिविटी, एक्चुअल फील्ड वर्क तो तब चालू है. तीनों में से तीनों पूरा होना जरूरी है ना. एक्टिविटीज इनकर्ड, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड और बोरिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड. ठीक है सर. There is no progress on other 2 ship. अभी 2 शिप पे काम ही चालू नहीं हुआ. Marine Transport Limited prepare its financial statement on financial year basis. Advise whether it is permissible for Marine Transport Limited to capitalize any borrowing cost.
क्या किसी भी तरह का बोरिंग कॉस्ट तुम कैपिटलाइज कर सकते हो क्या फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021? भैया 31 मार्च 2021 में तो कैसे करोगे, काम ही चालू नहीं हुआ था, काम ही 1 मार्च 2022 को चालू हुआ है। क्या 31 मार्च 2022 के लिए कुछ कर पाओगे क्या, एक महीने के लिए कुछ? तो कहा एज पर पैराग्राफ, पैराग्राफ याद नहीं करना पड़ता अपने को, इतना तो अपन हाँ इंडेक्स का नाम याद रख लें वही बहुत है। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट। अब जब भी एएस इंडेक्स में इंटर में भी बोलता था, जब भी एएस इंडेक्स के क्वेश्चन है तो कुछ थ्योरी कुछ लाइंस आपको वहां पे लिख देनी चाहिए, ठीक है ना, कि भाई क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। अ क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरली टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। जैसे ही वो 27 की बात बोली मेरे दिमाग में है ना सब्सटेंशियल पीरियड वाली, तो लिख दो क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन और क्या है। फिर कहा एन एंटिटी शैल बिगिन कैपिटलाइजिंग। अच्छा कैपिटलाइजेशन कब कर सकते हो आप, बोरिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट ऑन द कमेंसमेंट डेट। The commencement date for the capitalization is the date when the entity first meet all of the following condition. क्या क्या? It incur expenditure for the asset, it incurs borrowing cost, and activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale are undertaken. मतलब incurred चालू हो गई है। Okay. The ship is a qualifying asset as it take a substantial period of time, thus the related borrowing cost should be कैपिटलाइज। तो का शिप एक क्वालिफाइंग एसेट है क्योंकि इसको तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज करना है। अब बात आती है उन दो फाइनेंशियल ईयर की, उन दो फाइनेंशियल ईयर में करना है कि नहीं करना है। का मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बोरो फंड एंड इनकर एक्सपेंडिचर इन फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट ऑन 1 अप्रैल। पेमेंट तो तभी हो गया था। दस कंडीशन ए एंड बी आर मेट, खर्चा हो गया था सर, बोरिंग कॉस्ट भी इनकर हो ही चुका था 1 अप्रैल को, और अपन यहां देख रहे थे क्या 1 मार्च से खर्चा हुआ है। डिलीवरी 1 मार्च से शिप बिल्ड इन्फॉर्म दैट इट हैज कमेंस प्रोडक्शन ऑफ 1 शिप। बट प्रोडक्शन तुमने स्टार्ट किया मतलब, लेकिन पेमेंट तो तुमने पहले ही कर दिया। अच्छा तो मतलब ये बोल रहा है एक्सपेंडिचर हो चुका है फॉर द एसेट, बोरिंग कॉस्ट इनकर हो चुकी है। ओके हाउएवर कंडीशन सी इज मेट ओनली ऑन 1 मार्च 2022 एंड दैट टू ओनली विद रेस्पेक्ट टू 1 शिप। एक्चुअली जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है रिगार्डिंग द एसेट, उस पर ठक 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 वाला काम वगैरह, ठीक है ना। और मतलब कहने का मतलब है आपने एडवांस दे दिया, वो एक्सपेंडिचर में तो काउंट हो गया, लेकिन एक्चुअल फील्ड वर्क जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता, उस पर काम करना चालू नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो कहा 1 मार्च से चालू है, ओके, और वो भी केवल एक शिप के लिए। दस देयर इज नो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग द एंडेड 31 मार्च 2021 को तो कुछ नहीं होने वाला, या 11 जो भी है ना। इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 या 12 जो भी, बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू ओनली द 1 शिप whose construction had commenced on from 1st March will be capitalized from 1st March to 31st March। जो हमने सोचा था वही है, 1 महीने के लिए क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा, वो भी केवल एक शिप के रिगार्डिंग। ओके ये 2.5 लाख 3 लाख वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है जैसा, नहीं सर ये हो रखा है, ये हो रखा है ना, बिल्कुल डन। अब ये वापस देने का रीजन ये है कि भाई अपन ने जब लिखा होगा तो शायद पूरा नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ पूरा लिखा है, ठीक है, हो रखा है डन। हाँ बस अपन ने अपने हिसाब से सॉल्यूशन कर लिया था इसका, ठीक है ना, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन रेट निकाला था, फिर इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज देख लिया था, डन। नाउ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी कर रखा है सर, यही तो मैंने याद करने के लिए बोला था कि हाँ एक्चुअली सॉल्यूशन इस तरीके से, तो अपन 4/4 3/4 1/4 इस तरीके से, ठीक है ना। ओके अपन ने अपने तरीके से इसका सॉल्यूशन लिख लिया था। नाउ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखते हैं सर ये कैसा है, क्या ये किया था ऐसा, नहीं हाँ ये भी मैंने छोटा सा लिखवाया था ना, शायद पूरा लिखवाया था। ओहो कितना दर्द है आवाज में, सर पूरा लिखवाया था ठीक है 2 लाख रुपए था, इसमें से मैंने माना था कि भैया ये जो 1.5 लाख खर्च हो रहा है वो तो फिर स्पेसिफिक बोरिंग में से हो रहा है, और इस 2 लाख में से 50,000 तो स्पेसिफिक में से हो रहा है जिसमें टाइम फैक्टर को नहीं देखना होता है, और बाकी जो 1.5 लाख है वो
जनरल बोरिंग में से इसमें टाइम फैक्टर को देखना पड़ेगा कि भैया अगस्त से लेकर कहां तक 31 जनवरी तक। ठीक है, चलो सर, सब देख लिया था सर अपन ने। फिर सर आज से ये बताने आए हो कि क्या क्या देख रखा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, और कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि इंटरेस्ट को आप अपनी लाइबिलिटी भी मान सकते हो, या ये मान लेते हो कि अगर पे हो गया है तो टू बैंक भी मान लोगे, दोनों बता दिया था मैंने। डन। नेक्स्ट ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, 1 अप्रैल 2021 को एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर द ₹22 lakh। ओके, the land under the building is regarded as a separate asset and is not the part of qualifying asset। land अलग मानना, बिल्डिंग अलग मानना। ओके, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 22 लाख का है। ओके, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹22 lakh, 22 लाख रुपए हम, ठीक है, खर्चा होगा। द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द मार्च 2022। इसके बाद कैपिटलाइज होना बंद। चालू कब? इस दिन, या लोन जब से लिया वही 3 एक्टिविटीज वही देखना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग द पीरियड द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड। पेमेंट पहला कब चालू हो गया? ये लो जी, मतलब एक्चुअल फील्ड वर्क भी चालू हो गया है, सब कुछ चालू हो गया। 30 जून, 1 अप्रैल, 30 जून, 31 दिसंबर, 31 मार्च, 4 खर्चे हुए। टोटल मिला के देखो 22 लाख हो गया है, 22 लाख का खर्चा। एंटिटी ए इज बोरिंग, तो एक्सपेंडिचर इनकम तो बता रखा है। अब मुझे ये देखना है कि बोरिंग कौन कौन सी है, जनरल बोरिंग है, स्पेसिफिक बोरिंग है, क्या है। बोरिंग्स के लिए यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं। पहला बोरिंग क्या बोला? एट इट्स ईयर एंड 31 मार्च 2022 को कितना था? और 10% 4 ईयर नोट विद सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली विच रिलेट्स स्पेसिफिकली टू द प्रोजेक्ट। ओके, स्पेसिफिक बोरिंग हो गया। फिर तो सर नोट क्या होता है? वही ट्रेजरी बिल्स, अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स। डेट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च अमाउंटिंग टू कितना? 7 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑफ 65,000 वॉज इनकर्ड ऑन दीज बोरिंग ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 65,000 टोटल। स्पेसिफिक बोरिंग पे इंटरेस्ट बन रहा है 65,000। एंड इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो अर्न फॉर द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है सर। तो स्पेसिफिक बोरिंग पे तो जो बोरिंग कॉस्ट होगा वो सारा ही क्या किया जाएगा? कैपिटलाइज किया जाएगा। तो 65,000 और 65 में से 20 माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। और बोरिंग का अमाउंट दे रखा है 7 लाख रुपए का। फिर क्या बोला? 12.5% 10 ईयर नोट विद सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली। डेट आउटस्टैंडिंग कितना बता रहे हैं? 10 लाख बता रहे हैं, 10 लाख। और रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द ईयर। ओके, स्टार्टिंग में ले लिया था और पूरे साल भर में कोई चेंज नहीं आया। और 10% 10 ईयर नोट विद सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली। आउटस्टैंडिंग लोन कितना? 15 लाख का, और पूरे साल में चेंज नहीं आया। अच्छा, ये जनरल बोरिंग्स हो गई, ये दोनों जनरल बोरिंग्स हो गई। तो कोई बात नहीं जी, कैपिटलाइजेशन रेट ही तो निकालना है। फालतू में इतना बड़ा बड़ा लाइन देके अपने को ऐसा डरा रहे हैं। तो 10 लाख का लोन है, 12% रेट है। 10 लाख का लोन है, 12.5% रेट है, 12 नहीं 12.5। और इधर 15 लाख का लोन है और 10% का रेट है। निकाल देंगे कैपिटलाइजेशन रेट, उसमें क्या दिक्कत है। ओके, और फिर जैसे जैसे खर्चा हुआ है उस पर टाइम फैक्टर लगाया जाएगा। सर इस पे कितना? इस पे 12 महीने का। इस पे 30 जून है तो अप्रैल मई जून 9 महीने का। फिर उसके बाद दिसंबर है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का। और उसके बाद 31 मार्च है तो कुछ नहीं लगेगा भैया, ये तो लास्ट में है खर्चा। डन, 0। अभी चेक कर लेते हैं। When an entity borrow fund specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity should determine the amount of borrowing cost eligible for capitalization as the actual borrowing cost incurred less any investment income on the temporary investment। भाई स्पेसिफिक में हो सकता है इन्वेस्टमेंट, तो जनरल बोरिंग का पैसा तुम किधर भी इन्वेस्ट करो, मेरे को क्या लेना देना, वो तो जनरल बोरिंग से। ओके, तो स्पेसिफिक बोरिंग लिया तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम। Okay, the amount of borrowing cost eligible for capitalization in cases where the funds are borrowed generally should be determined based on the capitalization rate and expenditure incurred in obtaining a qualifying asset। भाई खर्चा कितना हुआ into capitalization rate into time factor। The cost incurred should be first to be allocated किस पे? Specific borrowing पे। अब भैया तुमने जो पहले खर्चा किया है किसका? अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था? टाइम फैक्टर लगा दिया था, ठीक है।
टाइम फैक्टर तब लगेगा जब आप जनरल बोरिंग्स को यूज कर रहे हो। अब हमारी बोरिंग्स थी स्पेसिफिक कितने की, 7 लाख की, और ये खर्चा कितना हुआ है, सिर्फ 2 लाख। तो चलो ये तो 12 महीने था, वरना इस पे तो सिर्फ स्पेसिफिक कॉस्ट आना है। अच्छा फिर 6 लाख, 6 लाख में भी क्या करना, अब अपने को अलग अलग करना, 2 उधर खर्च हो गया था, तो बाकी बचा कितना, स्पेसिफिक बोरिंग में से 5 खर्च हुआ है और जनरल बोरिंग में से कितना खर्च हुआ है, 1 लाख खर्च हुआ है। ओके, तो अब क्या होगा कि भैया जो खर्चा हुआ, अमाउंट अलोकेटेड टू जनरल बोरिंग कुछ नहीं लिखा, मतलब आप अलग से भी पता कर सकते हो कि भैया स्पेसिफिक लोन पे तो 65,000 पड़ ही रहे। अब जनरल बोरिंग्स की बात अगर हम करें तो जनरल बोरिंग से लिए तुम पहले तो कैपिटलाइजेशन रेट पता कर लो, जरा मल्टीप्लाई करके देखना ना 10 लाख को 12.5% से, और एम प्लस फिर 15 लाख पे, कुछ ज्यादा जीरो लग गए, 15 लाख पे 10%, डिवाइड बाय 10 और 15 25 लाख। देखना कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, कितना, 11 एग्जैक्ट, ठीक है जी, 11% कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। अब इस 11% को तुमको अप्लाई तो करना है, तो कैसे करोगे, इस 1 लाख पर, इस 1 लाख पर देखना 1 लाख इंटू 11% इंटू 9/12 एम प्लस, फिर 12 लाख इंटू 11% इंटू 3/12 एम प्लस एमआरसी 41250। बस तीसरे वाला क्यों नहीं गया, अरे उस पर तो टाइम फैक्टर 0 आ गया था ना। बस तो ऐसा जनरल बोरिंग का अलग पता कर लेना, स्पेसिफिक बोरिंग का अलग पता कर लेना, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। कैसे, एक तो इतना बड़ा देख के इंसान डर जाएगा, यार ये पता नहीं कौन से नोट आ गए, है ना, मार्केट में नए नोट निकले, ठीक है ना। दूसरा ये क्या कि भैया ये हड़बड़ी में ये गड़बड़ी हो सकती है कि जो पहला खर्चा हुआ है वो किसमें से हुआ होगा, स्पेसिफिक, तो भैया इसको तो काउंट ही मत करो, इसका तो स्पेसिफिक बोरिंग का तो जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है वो अलग ही लिख लो, है ना। उसको अपन पहले भी हर बार अलग ही लिखते थे, उसको अलग ही लिख लो, और उसके रिगार्डिंग जो खर्चा हुआ है ना उसको शामिल मत करो, ठीक है ना। फिर जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट निकालकर उस पर जैसे जैसे खर्चा हो रहा है उस पर टाइम फैक्टर लगाकर आप बोरिंग कॉस्ट पता कर लो। बस लेस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट इनकम, ओके, ये आ जाएगा अमाउंट एलिजिबल फॉर द कैपिटलाइजेशन, बस डन। नेक्स्ट देखते हैं, examine how will you capitalize the interest when qualifying assets are funded by borrowing in the nature of bond that are issued at discount। ओके, बताइए कैसे कैपिटलाइज करेंगे आप इंटरेस्ट को व्हेन क्वालिफाइंग एसेट आर फंडेड बाय बोरिंग, बॉन्ड इश्यू किए आपने इससे, और वो भी कैसे, डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं। वाई लिमिटेड इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 10% interest paid annually and having maturity period 4 year bond with a face value of 2 lakh at a discount of 10% to finance a qualifying asset which is ready for its intended use at the end of the year 2। जो 2 साल बाद, अच्छा बॉन्ड आपने 4 साल का इशू किया और ये तैयार कब हो जाएगा, 2 साल में तैयार हो जाएगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इफ द कंपनी अमोर्टाइजेस डिस्काउंट यूजिंग, आ गया ना, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो जब भी ऐसा कोई केस होगा, मैं समझ गया था भैया ऐसा केस होगा तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा, वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला। और अपन ने जो पढ़ा था बोरिंग कॉस्ट के अंदर जो शामिल होता है, पहला इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, लेकिन किस रेट से, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं, या डिस्काउंट पे इशू करना, प्रीमियम पे इशू करना, रिडम्पशन डिस्काउंट या प्रीमियम पे कर देना, इन सब से हमारा इंटरेस्ट रेट इफेक्ट हो जाता है। तो हमको एक्चुअली जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो पता करना पड़ता है और उसी रेट से कैपिटलाइज किया जाएगा। तो क्या कहा, कैपिटलाइजेशन मेथड में पढ़ लेते हैं। As per the standard, borrowing cost may include interest expense, अपन ने लिखा था definition, interest expense calculated using the effective interest rate method। Further, capitalization of borrowing cost should cease कब हो जाएगा, when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete। Substantially all the activities are complete, उसी टाइम क्या हो जाएगा, capitalization should cease।
Thus, only that portion of amortized discount should be capitalized as part of the cost of qualifying asset which relates to the period during which ACP take place. मतलब 2 साल, केवल 2 साल का ही जो आपका अमोर्टाइज डिस्काउंट का पोर्शन है केवल वो ही 2 साल का ही काउंट होगा. Capitalization of interest. Hence, based on the above explanation, borrowing cost first and second year का are to be capitalized and third और fourth का should be expense, मतलब P&L में चार्ज कर देना. क्वांटम ऑफ बोरिंग कितना? ट्रांजेक्शन प्राइस. अब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में चला गया भैया, ट्रांजेक्शन प्राइस वगैरह सब कुछ. 1,80,000 है, ठीक है ना. और वाई रिकॉग्नाइजेस द बोरिंग 180 पे उसको लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा. तो अब वो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ता है ना 180 के हिसाब से. तो 180 है ओपनिंग, उस पर 13.39% का इंटरेस्ट चार्ज होगा. और जितना एक्चुअल पेमेंट हो गया है 20,000, एक्चुअल तो पेमेंट उस हिसाब से होगा ना फेस वैल्यू के हिसाब से. 2 लाख का 10%, 20,000 जितना पेमेंट हो गया. बाकी बच गया क्लोजिंग. इस क्लोजिंग अगली बार का ओपनिंग बन जाएगा और इस पर फिर 13.39% चार्ज होगा. जितना एक्चुअल पे हुआ वो लेस होकर बाकी क्लोजिंग बच जाएगा. अपने को केवल 2 साल के बनाना है क्योंकि कितना कैपिटलाइज करना है वो बताना है. तो अपने को कितना कैपिटलाइज करना है भैया, ये दोनों इतना कैपिटलाइज हो जाएगा. डन. अच्छा था, नया नया चीज सीखने को मिलता है. लास्ट, निक्का लिमिटेड, निक्की नहीं निक्का लिमिटेड है ना, हैज ऑब्टेन अ टर्म लोन. अरे सर ये तो वो इंटर वाला क्वेश्चन है, इंटर में यही फिगर थे. AS16 बोरिंग कॉस्ट, टर्म लोन कितने का? 620 लाख का. फॉर अ कंप्लीट रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स फैक्ट्री ऑन 1 अप्रैल 2021. Plant and machinery was acquired under the modernization scheme and installation was completed कब? 30th अप्रैल 2022. इसका मतलब ये जो प्लांट मशीनरी है वो तो आपका क्वालिफाइंग एसेट है क्योंकि इसको लग रहा है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. An expenditure 510 lakh was incurred on the installation of plant and machinery. तो भैया ये जो खर्चा हुआ इस पे तो कैपिटलाइज करोगे तुम. ओके. और ये टर्म लोन इसका मतलब क्या था? ये स्पेसिफिक बोरिंग नहीं था, ये जनरल बोरिंग था. जनरल बोरिंग था. तो प्लांट मशीनरी इज अ क्वालिफाइंग एसेट, तो इस पे जो खर्चा हुआ है वो तो आप कैपिटलाइज करोगे कैपिटलाइजेशन रेट से. 54 लाख हैज बीन एडवांस टू सप्लाई फॉर द एडिशनल एसेट. ये भी कोई एडिशनल एसेट था जिसके लिए आपने एडवांस दे दिया, ठीक है. एडिशनल एसेट भी प्लांट एंड मशीनरी के लिए होगी तो ये भी हम क्वालिफाइंग एसेट मान लेते हैं. व्हिच वर आल्सो इंस्टॉल्ड 30th अप्रैल एंड द बैलेंस लोन 56 लाख आपने किसके लिए यूज किया है? वर्किंग कैपिटल. भैया ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है, इंटर में भी पढ़ा था, ठीक है ना. मैनेजमेंट क्या कर रहा है? कंसीडर कर रहा है 12 महीने को सब्सटेंशियल पीरियड. अच्छा 12 महीने को. अब जरा इसको डेट को देखें, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को इंस्टॉल ही हो गया काम करने को. तो अब तो इसको 12 महीने भी नहीं हुए. 12 महीने, अरे ईयर आ गया ना. ओहो कितना बदमाश है ये, है ना. 1 साल लग गया इंस्टॉल होने में बेचारे को. मतलब अब तो ये क्वालिफाइंग एसेट, नो डाउट क्वालिफाइंग एसेट है. तो देखो 620 लाख का लोन था. इंटरेस्ट का अमाउंट कहीं बताया क्या? मिसिंग है इसके अंदर, है ना. इंटरेस्ट का अमाउंट तुमको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, मेरे को भी नहीं दिख रहा. हाँ देखो पूरा क्वेश्चन ये है. द कंपनी हैज पेड टोटल इंटरेस्ट कितना? 68.20 लाख. ओके 620 लाख पे टोटल 68.20. रेट देखना जरा, 68.20 डिवाइड बाय 620, 11%. Okay, the accountant seek your advice how to account for the interest paid in the books of account. Will your answer be different if the whole process of renovation and modernization get completed 28 फरवरी को ही खत्म हो जाता? अगर तब तो 1 साल पूरा नहीं होता फिर. ओके तो क्या, हाँ क्या कहा सर आंसर में? As per Ind AS 23, borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, production of qualifying asset form part of cost of that asset. Other borrowing costs are expense. Okay, तो क्वालिफाइंग एसेट पे होना जरूरी है, बाकी को क्या किया जाएगा? P&L में चार्ज कर दिया जाएगा. क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है? जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. ये फालतू बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जरूरत है इस क्वेश्चन में, तो वो लाइन लिखनी जरूरी है तभी अच्छे नंबर आते हैं, है ना. अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट 68.20 फॉलो कैसे कैसे हुआ है वो देख लो कि भाई 68.20 620 पे था तो 510 पे कितना इसने ऐसे निकाल लिया. अपन अगर 510 पे 11% देखेंगे तो एक ही बात है ना. चलो
तो ये तो करना है क्या, कैपिटलाइज। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट है। ओके, एडवांस जो दिया था तुमने एडिशनल एसेट के लिए वो भी क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है, ये भी करना है क्या, कैपिटलाइज। लेकिन वो जो वर्किंग कैपिटल है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसलिए उसका खर्चा क्या करना है, इंटरेस्ट का खर्चा पीएनएल में चार्ज कर देना है बस। तो 68.2 को अपने को बाइफरकेट करके बताना है कितना कैपिटलाइज करना है और कितना पीएनएल से चार्ज करना है बस। फिर कहा कंस्ट्रक्शन अगर 28 फरवरी को हो जाता तो when the process of renovation get completed in less than 12 months the plant and machinery and the additional asset will not be considered as qualifying asset until and unless the entity specifically considered that the asset took substantial period of completing their construction। ये तो मैनेजमेंट पे डिसीजन रहता है ना, तो अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं मानता है, स्पेसिफिकली नहीं बोलता है तो हम ये मानेंगे कि भैया 12 महीने पूरे नहीं हुए, इसलिए हम इसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं मानते हैं। इसलिए उस केस में सारा का सारा इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा, पीएनएल में चार्ज कर दिया जाएगा। डन है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है तो प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से, वही पर्टिकुलर्स, फिर नेचर की क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं, और फिर इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड और इंटरेस्ट टू बी एक्सपेंस्ड बस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इंड AS 23 खत्म अपना बोरिंग कॉस्ट। ओके।